क्या कारण था भारत में फ्रेंच कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट का? सूरत, मसूलीपट्टनम एंड सेंट थोमे 68, 69, 72 में ये आया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1664 में। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। नवाब फिर से फ्रांस और ब्रिटिश भारत में आमने सामने। नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब आपस में लड़ रहे थे राजगद्दी के लिए। उधर मुजफ्फर जंग और नासिर जंग लड़ रहे थे आपस में गद्दी के लिए। नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री के सभा में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में फ्रेंच कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्या कारण था भारत में फ्रेंच कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट का। तो आइए देखते हैं फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया, कैसे ये एस्टैब्लिश हुआ। देखो, जब भारत में फ्रेंच कंपनी एस्टैब्लिश हो रही है, इस समय फ्रांस का जो राजा है वो है लुई एंड लुई 14। बुर्बो डायनास्टी और लुई डायनास्टी का लुई 14 राजा है और निहायती निकम्मा, नालायक और शराबी अय्याश किस्म का राजा है। इसे इसके मिनिस्टर कोलबर्ट ने ये एडवाइज किया, कोलबर्ट इसका फिनांस मिनिस्टर है, कि सारी दुनिया भारत में व्यापार कर रही है, तुम भी जाकर के भारत में व्यापार करो। और अपने फिनांस मिनिस्टर कोलबर्ट की सलाह मान करके इसने क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की। क्या किया इसने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की। किसकी सलाह मान करके? अपने मंत्री कोलबर्ट की सलाह को माना और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कर दी। और इस कंपनी के भारत में 3 सेंटर खुले, 1668, 1669 एंड 1672, दैट इज एसएमएस। एसएमएस एसएमएस वाई? सूरत, मसूलीपट्टनम, सूरत, एम फॉर मसूलीपट्टनम और एस फॉर सेंट थोमे। सूरत, मसूलीपट्टनम एंड सेंट थोमे 68, 69, 72 में ये आया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1664 में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि 3 फैक्ट्रियां लगी तो प्रॉब्लम क्या था? व्यापार चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, बट द ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच बोथ वर एनिमी राइवल्स इन यूरोप। अब भाई, जब यूरोप में रास्ते खराब हैं तो इंडिया में तो फिर से कॉम्पिटिटर है, तो रास्ता अच्छा होगा या खराब होगा? तो रास्ता पहले से खराब था, इंडिया में आने के बाद रास्ता और ज्यादा खराब हो गया। इंडिया में आते ही क्या हो गया? रास्ता और ज्यादा खराब हो गया और ज्यादा रास्ता इनका प्रॉब्लमैटिक हो गया। क्लियर है? अब रास्ता इनका और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया, रिश्ता इनका और ज्यादा खराब हो गया। आइए देखते हैं उसके बाद क्या होगा। सॉरी, अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच बैटल ऑफ सुप्रीमेसी होगा या वॉर फॉर सुप्रीमेसी होगा, दैट इज नोन एज कार्नेटिक वॉर। और 3 लड़ाइयां होंगी कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या होंगी? 3 लड़ाइयां होंगी। आइए हम लोग बात करते हैं पहली कर्नाटक युद्ध का, जो 1740 से 48 अमूमन माना जाता है। हाँ, ठीक है। देखिए, कॉजेस क्या था, सीधा समझिए। देखो यार, कॉजेस बेसिकली इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रिया में, वियना जिसकी राजधानी है ना ऑस्ट्रिया, आपने सुना होगा, म्यूनिख उसका चांसलर था। ऑस्ट्रिया में 2 भाई लड़ रहे हैं राजगद्दी के लिए, और एक भाई को ब्रिटिश ने और दूसरे को फ्रेंच ने सपोर्ट कर दिया। ऑल्दो द फ्रांस कंसिस्ट ऑफ इट्स रिलेटिविटी वीकर पोजिशन इन इंडिया, relatively weaker in India, did not favor an extension of hostilities to India. The England Navy under the Barnett seized some French ship provoked France. और नतीजा ये हुआ कि दोनों वहां लड़ रहे थे, ये लड़ाई शुरू यहां नहीं हुई है। दैट इज द वॉर ऑफ सक्सेशन। जो इसका रियल कॉज है, जो इसका रियल कॉज है वो है वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। क्या है?
ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। रियल कॉज क्या है? वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, दैट इज द रियल कॉज। वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया इज द रियल कॉज। अब फ्रेंच एक ब्रिटिश कैप्टन था बर्नेट। बर्नेट ने क्या किया? कुछ फ्रेंच शिप्स को बंदी बना लिया, रोक लिया, उस पर तलाशी वलाशी ली, और अब फ्रांसीसियों ने इसे अपने सोवरेनिटी में इंक्रोचमेंट माना। और अब फ्रांसीसियों ने क्या किया? ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए लड़ाई में कूद पड़े, और यह पहला बैटल हुआ है इन द बैटलफील्ड ऑफ सेंट थोमे। सेंट थोमे के मैदान में यह पहला लड़ाई हुआ। द फ्रेंच retaliated by seizing Madras in 1746 with the help of fleet from Mauritius. The Isles of France under Admiral La Bourdonnais, the French governor of Mauritius, thus began First Carnatic War. अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी मद्रास को सीज कर लिया और मद्रास में ब्रिटिश फैक्ट्री को सीज कर लिया, जिससे जो है दोनों में एक ओपन वॉर स्टार्ट हुआ। और अब हम पढ़ेंगे इनका ओपन वॉर पहला कि उसका रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट था कि ऑस्ट्रिया में अक्साला-शैपल की ट्रीटी होगी, और ऑस्ट्रिया के अक्साला-शैपल की ट्रीटी से ये लड़ाइयां क्या होंगी? भारत में समाप्त हो जाएंगी। रिजल्ट ऑफ द वॉर, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड इन 1748 बाय द ट्रीटी ऑफ अक्साला-शैपल। कैसे समाप्त हुआ? अक्साला-शैपल की ट्रीटी से समाप्त हुआ, एंड ब्रिंगिंग द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू ए कंक्लूजन। कहा जैसे ही ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ, यहां पे भी इनका लड़ाई जो है समाप्त हो गया। अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी मद्रास वाज हैंडेड बैक टू इंग्लिश, एंड द फ्रेंच इन टर्न गॉट देयर टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका। कहा इस संधि से मद्रास वापस दे दिया गया अंग्रेजों को, और फ्रेंच टेरिटरी जो है नॉर्थ अमेरिका में वो फ्रांसीसियों को मिल गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की कि इसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्या ऐसा यहां पे सिग्निफिकेंस हुआ। तो सिग्निफिकेंस जो था वो पहला सिर्फ ये कि फिर से नवाब, फिर से फ्रांस और ब्रिटिश भारत में आमने सामने आए। अब दोनों एक दूसरे, अब दोनों भारत में भी खेलेंगे, और इसकी वजह से दूसरा बैटल भी होगा। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज रिमेंबर्ड फॉर द बैटल ऑफ सेंट थोमे, फॉट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेज एंड द फोर्सेज ऑफ अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ कर्नाटक, टू whom the English appealed for help. दरअसल नवाब जो कर्नाटक के हैं, नवाब अनवरुद्दीन, वो मित्र है किसके? वो मित्र हैं अंग्रेजों के, और अंग्रेजों ने उनसे कहा कि यार भाई हमको हेल्प कर दो अभी, एंड देन ही ट्राइड टू हेल्प देम। A small French army under Captain Paradise defeated the strong Indian army under the Mahfouz Khan at Saint Thome on the banks of the river Adyar। और उसके बाद जो है कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में महफूज खान की सेना ने सेंट थोमे में अडयार नदी के किनारे उनका हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड बैटल ऑफ सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है उसका अगर हम बात करें बैकग्राउंड क्या था, तो उसका बैकग्राउंड यह है कि अब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होगा। हैदराबाद में दो लोग हैं, नवाब अनवरुद्दीन एंड चंदा साहब, और कर्नाटका में भी दो लोग हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यहां पे निजामुल मुल्क की मृत्यु हो चुकी है, और निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद चंदा साहब और उनके दामाद नवाब अनवरुद्दीन के बीच कर्नाटका का युद्ध होगा, और उधर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, इन दो लोगों के बीच युद्ध होगा। ठीक है, तो ये दो लोगों के बीच युद्ध होगा। दो राज्य हैं, एक स्टेट है हैदराबाद और एक है कर्नाटका। एक कौन सा है? एक है हैदराबाद एंड दूसरा है कर्नाटक या कर्नाटका। ये दोनों लड़ाइयां वॉर ऑफ सक्सेशन था, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, और इधर कर्नाटका में नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब। नवाब अनवरुद्दीन और चंदा साहब आपस में लड़ रहे थे राजगद्दी के लिए। उधर
मुजफ्फर जंग और नासिर जंग लड़ रहे थे आपस में गद्दी के लिए, और नतीजा क्या हुआ इसका, तो आइए देखा जाए कि यहां पर पहले इनिशियली दोनों ही जगहों पर फ्रांस जीतेगा और उसके बाद दोनों ही जगह पर फ्रांस हार जाएगा। फाइनली जो रिजल्ट था वो रिजल्ट ब्रिटिशर्स के फेवर में था। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में ही अंग्रेज जीत गए। फाइनली दोनों ही जगहों पर अंग्रेज जीत गए एक लंबे स्ट्रगल के बाद, और यहीं पे जन्म होगा रॉबर्ट क्लाइव। जन्म तो पैदा नहीं होगा। रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ क्लर्क, बट बाय हिज आइडिया द ब्रिटिशर्स एबल टू किल चंदा साहब एंड कैप्चर्ड कर्नाटक। उसकी वजह से वो चंदा साहब को मार करके कर्नाटका पर कब्जा कर पाए, और वही डुप्लेक्स फेल हो गया। क्यों, क्या कारण था डुप्लेक्स की असफलता का? देखो, ऐसा है कि डुप्लेक्स एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित नहीं हुआ। क्यों? बड़ा घमंडी था। इसे जो पद मिला है वो इसकी एलिजिबिलिटी से नहीं मिला है। हिज फादर वॉज बोर्ड ऑफ गवर्नर, तो इसे बाप की वजह से ये पोस्ट मिला है। बहुत घमंडी है, बहुत रईस परिवार में, बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ है, और बहुत ज्यादा जो है ये लोअर लोगों को लेकर के बहुत ज्यादा इसका जो माइंडसेट है, जो टेम्परामेंट है, वो अच्छा नहीं, वो बुरा है। एज ए डिप्लोमेसी, इसकी डिप्लोमेसी पे भी क्वेश्चन मार्क लगने लगा। सबसे पहले पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की प्रोसेस को इसने स्टार्ट किया था बाय द सब्सिडरी अलायंस, और इसने गलत जगह का चुनाव किया। अंग्रेज बंगाल में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहे और उन्होंने पूरे भारत पर बंगाल से कब्जा किया। इसने मद्रास को अपना एज ए टेरिटरी स्टैब्लिश करना चाहा और यह भारत में हार गया। डुप्लेक्स को सेकेंड बैटल के बाद वापस बुला लिया गया और इसकी जगह भेजा गया गोडोह्यू को, और अब होगा थर्ड बैटल, थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो यूरोप में 7th ईयर वॉर चल रहा है। क्या है इसका बैकग्राउंड? है 7 ईयर वॉर इन यूरोप, 7th ईयर्स बैटल इन यूरोप। यूरोप में 7 साल की लड़ाई चल रही है, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है यूरोप में, और उसी लड़ाई में एक लड़ाई होगा 1760 में, यह चलेगा 1754 से 63, 54 to 63, ठीक है। और उसी में 1760 में होगा बैटल ऑफ वांडीवॉस, एंड इन दिस बैटल द फ्रेंच वर डिफीटेड एंड नाउ दे आर नो मोर अ colonial power. अब फ्रेंच become only a trading company. Now French became only a trading company. अब फ्रांसीसी क्या बन गए? अब फ्रांसीसी केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी बनकर के रह गए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। The decisive battle of the Third Carnatic War was won by the English on January 1760 at Wandiwash in Tamil Nadu, और अब फ्रांसीसियों को भारत से जय श्री राम कहना पड़ा। हालांकि they were still in India, but now they were became only a private business entity. They will not do any type of imperialism or colonialism. अब वो किसी तरह का साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद नहीं करेंगे, ठीक है। और अब आते हैं हम लोग लास्ट की रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस। द थर्ड कार्नेटिक वॉर प्रूव्ड डिसिसिव, although the Treaty of Peace of Paris restored the French their factories in India. The French political influence disappeared आफ्टर द वॉर। अब वो जो है पॉलिटिकली कुछ भी नहीं करेगा, अब वो केवल और केवल ट्रेड करेगा। देयर आफ्टर द फ्रेंच लाइक देयर पोर्चुगीज एंड डच काउंटर पार्ट्स इन इंडिया कन्फाइंड देमसेल्फ इन स्मॉल एनक्लेव्स एंड इनटू द कॉमर्स। अब केवल और केवल क्या करने लगे वो लोग? जैसे पोर्चुगीज डच केवल व्यापार करते हैं, अब ये भी केवल और केवल क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। क्या कारण था फ्रांसीसियों के फेलियर का? देखो, भारत को जीतने के लिए ना जिसकी नेवी स्ट्रांग होगी, जिसका ओशन पर होल्ड होगा,
वही जीतेगा। और इनकी नेवल सुप्रीमेसी नहीं थी, बल्कि ब्रिटिशर्स ने अपनी नेवी पर ज्यादा वर्क किया, ब्रिटिशर्स ने अपनी नेवी को स्ट्रांग किया और ओशन को होल्ड किया। जिसका समुद्र पर कब्जा होगा उसी का व्यापार पर कब्जा होगा और उसी का कब्जा भारत पर होगा। रही बात प्लेसेस की, तो इन्होंने मद्रास को चूज किया था, जो इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली राइट नहीं था, जबकि अगर ये बंगाल को चूज करते तो शायद जीत जाते। एक स्टेटमेंट आया कि डुप्ले भारत की चाबी मद्रास में खोज रहा था, उसे नहीं मिली। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में खोजी और पा लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव गॉट द की ऑफ इंडिया इन बंगाल, की ऑफ इंडिया इन बंगाल, और उसे मद्रास में भारत की चाबी नहीं मिली, उसे कहां मिल गई? बंगाल में मिल गई। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और फ्रेंच कंपनी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। सो बहुत लेथार्जिक पेपर वर्क, नॉट अ टाइम डिसीजन, ये सब जो सरकारी कंपनियों की खराबियां थी, जो सरकारी दफ्तरों की खराबियां थी, जो सरकारी ऑफिसेज की खराबियां थी, वो सारी खराबियां यहां भी थी। सो लेंथी प्रोसेस, सो लेंथी पेपर वर्क, हायरार्कियल डिसीजन मेकिंग, नो क्विक रिस्पॉन्स। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और वहां पर क्विक रिस्पॉन्सेज होता था, वहां पर जो है मल्टीलैटरल कम्युनिकेशन था, वहां पर कोई ऐसा लेथार्जिक पेपर वर्क नहीं था। इस वजह से जो है फ्रांस हार गए और ब्रिटिश जीत गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंच। हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।